नमस्कार दोस्तों, बिजनेस में आपका स्वागत है। हम स्टार्ट कर रहे हैं करंट अफेयर्स नेशनल न्यूज से स्टार्ट करते हैं। ये कितने की 3-4 दिन की है, 9 से लेकर 12 तारीख तक की। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा कुछ हो भी नहीं क्योंकि क्या चल रहा है, चुनाव वगैरह चल रहे हैं, इस वजह से 3-4 दिन की आ रही है। जैसे चुनाव कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद डेली आ जाएगी। केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू करने की घोषणा की। धार्मिक उत्पीड़न के शिकार पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता मिल सकेगी। क्या है ये? CAA लागू कर दी है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, जो भी बाहर के लोग हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से जितने भी गैर मुस्लिम समुदाय के हैं, सिर्फ उनको क्या मिल जाएगी? नागरिकता मिल जाएगी भारत में। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नागरिकता संशोधन नियम 2024 नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू करने की घोषणा की है। ये भारतीय जनता पार्टी के वर्ष 2019 के चुनाव घोषणा पत्र का अभिन्न हिस्सा था। नागरिकता संशोधन अधिनियम अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई समुदायों के प्रवासियों को नागरिकता के लिए पात्र बनाने का प्रयास है। इससे प्रताड़ित लोगों के लिए भारत में नागरिकता पाने का मार्ग प्रशस्त होगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम को 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति ने स्वीकृति प्रदान की थी। केंद्रीय मंत्री श्री नारायण राणे ने महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में MSME प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखी। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री श्री नारायण राणे ने आज महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में MSME प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखी। इस अवसर पर श्री राणे ने कहा कि प्रौद्योगिकी केंद्र युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में उन्नत प्रशिक्षण प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण एक प्रमुख औद्योगिक गतिविधि की संभावना है। देश भर में ऐसे 20 प्रौद्योगिकी केंद्र हैं और 100 विस्तार केंद्र की योजना है। सिंधुदुर्ग प्रौद्योगिकी केंद्र 182 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनाया जाएगा। यह केंद्र सामान्य इंजीनियरिंग, खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा। यह आसपास के क्षेत्रों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए विकास के नए अवसर पैदा करेगा। श्री राणे ने इस अवसर पर PM विश्वकर्मा सिंधुदुर्ग औद्योगिक महोत्सव तथा स्वरोजगार कॉन्क्लेव पर एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया है। भारत ने मिशन दिव्यास्त्र के अंतर्गत मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री-एंट्री व्हीकल तकनीक के साथ स्वदेशी रूप से विकसित अग्नि 5 मिसाइल का पहला सफल परीक्षण कर लिया है। भारत ने मिशन दिव्यास्त्र, क्या ये दिव्यास्त्र के अंतर्गत मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री-एंट्री व्हीकल MIRV, क्या हो जाएगा MIRV, ठीक है, प्रौद्योगिकी के साथ स्वदेश विकसित अग्नि 5 मिसाइल की पहली उड़ान का आज सफल परीक्षण किया। इस तकनीक के जरिए अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न लक्ष्यों पर निशाना साधा जा सकता है। इस परियोजना की निदेशक एक महिला है तथा मिशन में कई महिलाओं का योगदान है। मिशन दिव्यास्त्र के परीक्षण के साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास MIRV क्षमता है। इस तकनीक में स्वदेशी एवियोनिक्स प्रणाली है और सटीकता से विभिन्न लक्ष्यों को भेदने की क्षमता है। ये भारत की बढ़ती प्रौद्योगिकी की शक्ति का प्रतीक है। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के 41 गांवों में पाइप से प्राकृतिक गैस पहुंचने और 380 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों का शुभारंभ किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली के द्वारका स्थित यशोभूमि में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान दिल्ली ग्रामोदय अभियान के तहत राजधानी के 41 गांवों में पाइपलाइन द्वारा स्वच्छ और किफायती गैस पहुंचाने के लिए PNG सेवाओं का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने दिल्ली के 178 गांवों में 383 करोड़ रुपए से जुड़ी विभिन्न विकास कार्यों का भी शुभारंभ किया। अपने संबोधन में श्री अमित शाह ने कहा कि सरकार सड़क, गैस, स्वास्थ्य और आवास मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दौरान केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सरकार द्वारा किए जा रहे गैस नेटवर्क के विस्तार पर प्रकाश डाला। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के 41 गांवों में पाइपलाइन
पाइप से प्राकृतिक गैस पहुंचाने और 380 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों का शुभारंभ किया है। वही रिपीट हो गया दोबारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की 112 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। ठीक है, कितनी? 112 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना को उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं देश के सामाजिक आर्थिक विकास में सहायक होंगी। प्रधानमंत्री 8 लेन वाले द्वारका एक्सप्रेसवे के 19 किलोमीटर लंबे हरियाणा खंड का भी उद्घाटन किया। इस पुल को लगभग 4100 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की 112 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शुभारंभ किया। ये भी दोबारा रिपीट हो गया है एक और बार। अर्जुन राम मेघवाल ने राष्ट्रीय अभिलेखागार की डिजिटल प्रदर्शनी सुभाष अभिनंदन का उद्घाटन किया। केंद्रीय संस्कृत राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की डिजिटल प्रदर्शनी सुभाष अभिनंदन का उद्घाटन किया। नई दिल्ली में यह प्रदर्शनी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर लगाई गई है। इस अवसर पर श्री मेघवाल ने कहा कि सरकार के मिशन विरासत भी विकास भी का उद्देश्य यह है कि भारत विश्व को हर क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान करे। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को चुनावी बॉन्ड का डेटा कल तक चुनाव आयोग को सौंपने का निर्देश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय स्टेट बैंक को निर्देश दिया है कि वह चुनावी बॉन्ड का ब्यौरा कल शाम तक चुनाव आयोग को सौंप दे। न्यायालय ने इस सिलसिले में बैंक को और अधिक समय देने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने निर्वाचन आयोग को भी बैंक की ओर से दी गई सारी जानकारी 15 मार्च शाम 5 बजे तक सरकारी वेबसाइट पर साझा करने का निर्देश दिया है। भारतीय स्टेट बैंक ने सर्वोच्च न्यायालय से इस सिलसिले में ब्यौरा देने के लिए 30 जून तक समय देने का अनुरोध किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने 15 फरवरी को चुनावी बॉन्ड योजना पर रोक लगा दी थी। निर्वाचन आयोग को चंदे का ब्यौरा 13 मार्च तक सार्वजनिक करने का निर्देश दिया था। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे आज महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखेंगे। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे आज महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखेंगे। इस अवसर पर वे सिंधुदुर्ग औद्योगिक महोत्सव और स्वरोजगार सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। मंत्रालय के एक वक्तव्य में बताया कि सरकार सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमों के जरिए प्रौद्योगिकी का विस्तार करने के लिए देश भर में 20 नए प्रौद्योगिकी केंद्र और 100 विस्तार केंद्र स्थापित करने जा रही है। सिंधुदुर्ग के एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र परियोजनाओं की अनुमानित लागत 182 करोड़ रुपए है। यह प्रौद्योगिकी केंद्र सामान्य इंजीनियरिंग और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा। यह केंद्र नई प्रौद्योगिकी, कौशल और कंसल्टेंसी की सुविधा देकर आसपास के क्षेत्रों में एमएसएमई के लिए विकास के नए अवसर भी सृजित करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व न्यायाधीश अजय माणिकर राव खानविलकर को लोकपाल अध्यक्ष पद की शपथ दिलाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अजय माणिकराव खानविलकर को लोकपाल अध्यक्ष की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति खानविलकर 13 मई 2016 से 29 जुलाई 2022 तक सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे। वे पिछले महीने ही लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए थे। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री स्मृति ईरानी ने बौद्ध समुदाय के विकास के लिए 225 करोड़ रुपए की 38 परियोजनाओं की आज वर्चुअल रूप से आधारशिला रखी। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री स्मृति ईरानी ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के बौद्ध समुदाय के विकास के लिए 225 करोड़ रुपए की 38 परियोजनाओं की आज वर्चुअल रूप से आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत ये परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही है। कौन सी? जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत ये परियोजनाएं कार्य करेंगी। कार्यक्रम में श्रीमती ईरानी ने कहा कि बौद्ध अल्पसंख्यकों के विकास और समृद्धि के लिए सरकार ने एक बौद्ध विकास परियोजना समर्पित की है। आयकर विभाग वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अग्रिम कर के लिए ऑनलाइन अभियान चलाएगा। आयकर विभाग वित्त वर्ष 23-24 के लिए अग्रिम कर के लिए ऑनलाइन अभियान चलाएगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा कि आयकर विभाग को चालू वित्त वर्ष के दौरान व्यक्तियों और संस्थाओं के कुछ वित्तीय लेन देन के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई है।
इसमें कहा गया कि विभाग ने ऐसे व्यक्ति और संस्थाओं की पहचान की है जिनका कर भुगतान वित्तीय लेन-देन के अनुरूप नहीं है। आयकर विभाग ऐसे व्यक्तियों और संस्थाओं को ईमेल और एसएमएस से सूचित कर रहा है। विभाग इन व्यक्तियों और संस्थाओं से अपनी अग्रिम कर देनदारी की ठीक से गणना करने और इस वर्ष देय कर अधिकतम 15 मार्च तक अग्रिम जमा करने का अनुरोध करेगा। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री स्मृति ईरानी ने बौद्ध समुदाय के विकास के लिए 38 परियोजनाओं की आधारशिला रखी। ये दोबारा रिपीट हो गया है। भारत ने यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ मुक्त व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। किसके साथ? यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ। 4 देशों का समूह भारत में से $100 अरब का निवेश करेंगे। कितने का? $100 अरब का निवेश करेंगे। भारत ने आज नई दिल्ली में यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA के साथ व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये हस्ताक्षर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में किए गए। इस अवसर पर श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते के तहत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के देश भारत में $100 अरब का निवेश करेंगे। इससे रोजगार के कई अवसर पैदा होंगे। इन देशों में आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा में गुरुग्राम में से कुछ राज्यों के लिए 112 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से 34,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से 34,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि वे भारत को 2047 तक विकसित बनाने का वायदा पूरा करने के लिए पूरी गति से काम कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि देश के युवाओं को रोजगार और शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए डबल इंजन की सरकार निरंतर कार्यरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 10 मार्च 2024 का दिन भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार समझौते से जुड़े देशों के साथ द्विपक्षीय समझौते के लिए याद रखा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता मुक्त, निष्पक्ष, समानतापूर्ण व्यापार, आर्थिक वृद्धि, युवाओं के लिए रोजगार के प्रति साझा समर्पण का प्रतीक है। एक संदेश में उन्होंने कहा कि 10 मार्च 2024 का दिन भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार समझौते से जुड़े देशों स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिechtenstein के साथ द्विपक्षीय समझौते के लिए याद रखा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम में नमो ड्रोन दीदी योजना की लाभार्थी महिलाएं कृषि ड्रोन का प्रदर्शन करेंगी। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री 1000 नमो ड्रोन दीदी को ड्रोन सौंपेंगे। नमो ड्रोन दीदी और लखपति दीदी विशेषकर ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और उन्हें वित्तीय स्वतंत्रता उपलब्ध कराने के प्रधानमंत्री के अभियान का हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश में 15 हवाई अड्डों के नए टर्मिनल भवनों का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश में ग्वालियर और जबलपुर सहित देश भर के 15 हवाई अड्डों के नए टर्मिनल भवनों का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। लगभग 9,881 करोड़ रुपए की ये परियोजनाएं विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए है। प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ सरकार की महतारी वंदन योजना का वर्चुअली शुभारंभ करेंगे। वे इस योजना की महिला लाभार्थियों से भी बातचीत करेंगे। इस योजना के अंतर्गत हर माह 70 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए अंतरित किए जाएंगे। योजना से पहले चरण में आज प्रधानमंत्री 655 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निर्वाचन आयुक्त अरुण गोयल का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निर्वाचन आयुक्त अरुण गोयल का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। कानून और न्याय मंत्रालय ने एक अधिसूचना में ये जानकारी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में वर्चुअल माध्यम से त्रिपुरा के लिए 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में वर्चुअल माध्यम से त्रिपुरा के लिए 8,534 करोड़ रुपए की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में अगरतला
पश्चिमी बाईपास का निर्माण शामिल है। प्रधानमंत्री ने 1,46,000 ग्रामीण घरों के लिए नल से जल के कनेक्शन की परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल का मूल्य बढ़ने के बावजूद भारत सबसे कम प्रभावित देशों में। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि का भारत पर बहुत कम असर पड़ा है। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि वर्ष 2020 से 2022 के दौरान देश में रसोई गैस की कीमत में केवल 72% की वृद्धि हुई, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत में 303% की वृद्धि हुई थी। श्री पुरी ने कहा कि दुनिया भर में पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, जबकि भारत में पेट्रोल की कीमत में 4.5% की कमी की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में लगभग 45,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजना का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सिलीगुड़ी में विकसित भारत विकसित पश्चिम बंगाल कार्यक्रम में 4,500 करोड़ रुपए की रेल और सड़क परियोजना को लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री उत्तर बंगाल में कई रेलवे विद्युतीकरण परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। इन परियोजनाओं में 1 लाखी से बालोर घाट, बारासोई से राधिकापुर, रानीनगर से जलपाईगुड़ी से हल्दीबाड़ी, सिलीगुड़ी से अलूआबारी खंड वाया बागडोरा और सिलीगुड़ी से सेवॉक अलीपुरद्वार जंक्शन से शामू-कोटला, अलीपुरद्वार जंक्शन से न्यू कूच बिहार खंड शामिल है। प्रधानमंत्री मणिग्राम निमटीटा रेलखंड को दोहरा करने सहित अन्य महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। श्री मोदी सिलीगुड़ी और राधिकापुर के बीच नई यात्री रेल सेवा को झंडी दिखाकर रवाना भी करेंगे। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम 2047 तक आत्मनिर्भर भारत और विकसित राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। नारायण राणे। केंद्रीय सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने कहा कि सूक्ष्म लघु और मध्यम 2047 तक आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने आज मुंबई के साकीनाका में बहुउद्देशीय प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्र का उद्घाटन किया। श्री नारायण राणे ने सभी लाभार्थियों से इस दिशा में प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने उद्यमियों से आग्रह किया कि वो मुनाफा बढ़ाने के लिए परिवहन समय कम करने के उपाय करें। उन्होंने एमएसएमई क्षेत्र में उद्यमशीलता, रोजगार और प्रौद्योगिकी अपनाने की संभावनाओं पर प्रकाश डाला। श्री नारायण राणे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पुणे के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास और सुविधा शाखा कार्यालय का भी उद्घाटन किया। अब आ जाते हैं हम इंटरनेशनल न्यूज पर। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने संघीय मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को 19 नामों की सिफारिश की है। पाकिस्तान के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने संघीय मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को 19 नामों की सिफारिश की है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के अध्यक्ष शहबाज शरीफ ने 4 फरवरी को पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप में मूसलाधार बारिश के बाद आई बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 26। ये बाढ़ आई है और इसमें कितनी हो गई? 26 संख्या हो गई है। पुर्तगाल में उदारवादी लोकतांत्रिक गठबंधन से आम चुनाव जीता गया है। पुर्तगाल में उदारवादी लोकतांत्रिक गठबंधन ने आम चुनाव जीत लिया है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि इसके नेता लुइस मोंटेनेग्रो दूरदक्षिणपंथी चेगा पार्टी के समर्थन के बिना सरकार बना सकेंगे या नहीं। अभी तक उन्होंने आनाद्रे वेंतुरा के नेतृत्व वाली सत्ता विरोधी चेगा पार्टी के साथ बातचीत करने से इनकार किया है। 230 सीटों पर पुर्तगाली संसद में चेगा के कम से कम 48 सदस्य हैं, जिसके साथ मिलकर लोकतांत्रिक गठबंधन को बहुमत हासिल हो सकता है। लोकतांत्रिक गठबंधन और उसके सहयोगी दलों ने मैदाइरा द्वीप क्षेत्र में कम से कम 79 सीटों पर विजय प्राप्त करके समाजवादी दल पर बढ़त हासिल कर ली है। ओपनहाइमर कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में हुए 96वें ऑस्कर पुरस्कार में सबसे बड़ी विजेता रही है। रॉबर्ट ओपनहाइमर की जीवनी पर आधारित फिल्म ओपनहाइमर कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में 96वें ऑस्कर पुरस्कार से सबसे बड़ी विजेता रही है। इस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सहित 7 पुरस्कार जीते हैं।
कैलियन मैर्फी को इस फिल्म के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। परमाणु बम के जनक ओपनहाइमर की जीवनी पर इस फिल्म का निर्माण क्रिस्टोफर नॉलन ने किया। भारत ने यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे महत्वपूर्ण समझौता बताया। भारत ने आज नई दिल्ली में यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत कुछ समय से यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के सदस्य देशों स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, लिechtenstein के साथ व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते के लिए प्रयास कर रहा था। इस अवसर पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता आधुनिक और महत्वाकांक्षी व्यापार समझौता है। उन्होंने कहा कि पहली बार भारत यूरोप के महत्वपूर्ण 4 विकसित राष्ट्रों के साथ मुक्त व्यापार समझौता कर रहा है। श्री गोयल ने कहा कि मुक्त व्यापार समझौतों के इतिहास में पहली बार अगले 15 वर्षों में से 100 अरब डॉलर के निवेश और 10 लाख रोजगार के बाध्यकारी प्रतिबद्धता समझौते हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस समझौते से मेक इन इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा मिलेगा तथा युवा और प्रतिभाशाली कार्यबल का अवसर मिलेंगे। मुक्त व्यापार समझौते से भारतीय निर्यातकों को यूरोपीय और वैश्विक बाजारों तक पहुंच प्राप्त होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे महत्वपूर्ण समझौता बताया है। नेपाल ने अमेरिका के राजदूत डीन रिचर्ड थॉमसन ने आज नेपाल के नवनियुक्त विदेश मंत्री और वित्त मंत्री के साथ मुलाकात की। नेपाल में अमेरिका के राजदूत डीन रिचर्ड थॉमसन ने आज नेपाल के नवनियुक्त विदेश मंत्री और वित्त मंत्री के साथ मुलाकात की और नेपाल में शांति प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सहायता उपलब्ध कराने की अमेरिका की इच्छा व्यक्त की। अमेरिकी राजदूत ने सिंह दरबार सचिवालय में उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ और वित्त मंत्री बलशमन पुनम से अलग-अलग मुलाकात की और अमेरिकी सहायता से नेपाल में जारी विकास परियोजनाओं को समय से पूरा करने पर चर्चा की। अब आ जाते हैं हम स्टेट न्यूज। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने संदेश खाली में प्रवर्तन निदेशालय की टीम पर हमले के मामले में जियाउद्दीन मोल्ला, दीदार बख्श और फारूक अंकुजी को गिरफ्तार किया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने संदेश खाली में प्रवर्तन निदेशालय की टीम पर हमले के मामले में जियाउद्दीन मोहल्ला, दीदार बख्श और फारूक अंकुजी को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले 5 जनवरी को इस मामले में भी ब्यूरो ने 9 लोगों को समन जारी किया था। उन्होंने कोलकाता में ब्यूरो के कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया था। ब्यूरो ने गिरफ्तारी से पहले इन लोगों से कई घंटे पूछताछ की थी। जियाउद्दीन मोहल्ला को शाहजहां का सबसे भरोसेमंद सहयोगी माना जाता है। नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियमों की समीक्षा के बाद आगे की कार्यवाही तय की जाएगी। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐसा कहा है। तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियमों की समीक्षा के बाद आगे की कार्यवाही तय की जाएगी। सुश्री बनर्जी ने संवाददाताओं से कहा कि नए कानून के नियमों को जानने के बाद ही इसे राज्य में लागू करने का फैसला किया जाएगा। उन्होंने कहा कि धर्म, जाति, समुदाय के आधार पर लोगों के बीच किसी भी तरह के भेदभाव को स्वीकार नहीं किया जाएगा। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने हिसार के अग्रोहा पुरातत्व स्थल पर भूमि भेदन रडार सर्वेक्षण का शुभारंभ किया। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने आज हिसार के अग्रोहा पुरातत्व स्थल पर भूमि भेदन रडार जीपीआर सर्वेक्षण का शुभारंभ किया। भूमि भेदन रडार एक भूभौतिकीय तकनीक है। यह जमीन की सतह के नीचे परतों की संरचना की पहचान करती है। हाल ही में अग्रोहा पुरातात्विक स्थल को विकसित करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और हरियाणा पुरातत्व और संग्रहालय विभाग के बीच सर्वेक्षण कार्य शुरू करते हुए एक समझौता किया गया। मणिपुर में लोगों की यात्रा को सुगम बनाने के लिए इम्फाल उखरूल हेलीकॉप्टर सेवा शुरू। मणिपुर में लोगों की यात्रा को सुगम बनाने के लिए इम्फाल उखरूल हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने आज इस सेवा की शुरुआत की। इससे आपदा के समय में घायलों को लाने ले जाने में काफी मदद मिलेगी। हेलीकॉप्टर सेवा हर शनिवार इम्फाल उखरूल और उखरूल इम्फाल तक उपलब्ध होगी। इसका प्रति व्यक्ति यात्री किराया 2000 रुपए होगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई तटीय मार्ग के पहले चरण का उद्घाटन कर दिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई तटीय मार्ग के पहले चरण का आज उद्घाटन किया। श्री शिंदे ने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के साथ वर्ली से मरीन ड्राइव तक महिलाओं को ले जाने वाली बस और कार रैली का रवाना किया। श्री शिंदे ने इस परियोजना को इंजीनियरिंग का चमत्कार बताते हुए कहा कि सड़क का निर्माण उन्नत प्रौद्योगिकी से हो रहा है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि सड़क का नाम बदलकर धर्मवीर स्वराज्य रक्षक छत्रपति संभाजी महाराज मुंबई तटीय सड़क कर दिया गया। उन्होंने कहा कि सड़क का उपयोग करने वाले नागरिकों की सुरक्षा के लिए सभी प्रबंध किए गए हैं। सड़क झारखंड झामुमो कांग्रेस राजग गठबंधन के राज्यसभा उम्मीदवार होंगे गोंडे क्षेत्र के पूर्व विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद। झारखंड में सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन ने गांडेय क्षेत्र के पूर्व विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद का नाम आगामी राज्यसभा चुनाव के उम्मीदवार के रूप में तय किया है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव विनोद कुमार पांडे ने विधायक दल की बैठक के बाद कल रात डॉक्टर अहमद को इस सिलसिले में पार्टी पत्र सौंपा। भोपाल में भारत और दुनिया भर से 100 से अधिक महिलाएं आज उड़ाएंगी ड्रोन। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश के भोपाल में भारत और दुनिया भर से 100 से अधिक महिलाएं ड्रोन उड़ाएंगी। मैथाली वंदन योजना ऊपर पढ़ लिया है। नरेंद्र मोदी मंगलवार को गुजरात और राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। ठीक है, चलो हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम बिजनेस न्यूज। 2014 से 2024 के दशक में भारत विश्व में मोबाइल फोन का निर्माण करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। वर्ष 2014 से 2024 के दशक में भारत विश्व में मोबाइल फोन का निर्माण करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन ने एक बयान में कहा कि 2014 में इस क्षेत्र में 68% आयात होता था। अब इसमें 97% आत्मनिर्भरता आ गई है। भारत में बेचे जाने वाले कुल मोबाइल फोन में से वर्तमान में केवल 3% का ही आयात किया जाता है। अभूतपूर्व वृद्धि के इस दशक में भारत में लगभग 20 लाख करोड़ रुपए की लागत के मोबाइल फोनों का उत्पादन हुआ है। अब आ जाते हैं हम स्पोर्ट्स न्यूज। भारतीय नाविक विष्णु सरवन ने स्पेन में यूरोपा कप में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, और इसके बाद दूसरा है महिला क्रिकेट प्रीमियर लीग गुजरात जायंट्स का मुकाबला आज शाम दिल्ली में यूपी वॉरियर्स से होगा। ठीक है, और इसी के साथ हो जाते हैं समाचार हमारे समाप्त।